आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना नया फंड ऑफरिंग लेकर आए हैं जो कि 30 जून 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट 14 जुलाई 2026 है। ये है क्या एनएफओ, क्या फंडामेंटली कितना डिफरेंट है, क्योंकि मल्टी एसेट नाम से तो खुद आईसीआईसीआई के पास भी एक पुराना फंड है और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हर कंपनी के हैं। किन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को इन फंड को कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और क्या यूनिक फीचर है इस फंड की, इन सारी बातों को तफतीश से इस अगले 3 से 4 मिनट के वीडियो में देखेंगे। ध्यान से जरूर सुनिएगा। सबसे पहले इसका रिलेवेंस देखते हैं। मल्टी एसेट का मतलब क्या हुआ? अमूमन म्यूचुअल फंड को लोग इक्विटी और स्टॉक मार्केट से ही रिलेट करते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क, वोलेटिलिटी का या पैसे के खो जाने का, और तभी म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालते हैं जिसमें रिस्क लेने का उनका अपेटाइट हो, और बाकी सारी हेजिंग आउटसाइड द म्यूचुअल फंड या तो फिक्स्ड डिपॉजिट लेते हैं या बॉन्ड्स लेते हैं या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके हेजिंग करते हैं रिस्क के अगेंस्ट में। वहीं पे मल्टी एसेट फंड की पोजीशनिंग इस प्रकार से की जाती है कि म्यूचुअल फंड की दुनिया को अगर 3 भागों में बांट लें तो उसमें इक्विटी, बॉन्ड्स और कमोडिटी मतलब सिल्वर और गोल्ड। तो आप देखेंगे जब भी बाजार का साइकिल घूमता है तो अगर इक्विटी में पैसा नहीं बना है तो बॉन्ड में बनता है, अगर इक्विटी और बॉन्ड दोनों में नहीं बना है तो प्रेशियस मेटल सिल्वर गोल्ड में बनता है। और मुझे इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 2 सालों से जब इक्विटी का मार्केट स्लो डाउन है तो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बहुत पीक पे गया है। एक ऐसा वक्त भी आता है जब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन क्रेजी हो जाती है और उस समय प्रॉफिट बुक करके आपको एक्सपोजर टू दीज मेटल्स कम करना होता है और जहां सस्ता है उसको बाई करना होता है। जैसे सस्ता क्या है? इक्विटी पिछले 2 सालों में। अब इक्विटी के अंदर भी उलझन है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के वेरिएशन तीनों में अलग अलग है। तो क्या सस्ता है उसको ज़्यादा परसेंटेज में लिया जाए, क्या महंगा है उसको अवॉइड किया जाए, और क्या रिजनेबल है उसकी एक रिजनेबल परसेंटेज तय की जाए। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक मल्टी एसेट फंड के फंड मैनेजर के पास होती है। अगर ये फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो एक मैनुअल रीबैलेंसिंग आपने करनी पड़ेगी, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के या खुद ही रिसर्च करके एग्जिट पॉइंट तलाशना होगा। एक पर्टिकुलर एसेट क्लास जिसमें अच्छा रिटर्न आ जाता है, हम उसके प्रति इमोशनल हो जाते हैं, हमारा जी नहीं करता कि उससे बाहर निकले। और इनफैक्ट अगर पिछले 6 महीनों में किसी एसेट क्लास में जबरदस्त सा रिटर्न दिया है तो एक रिसेंसी बायसनेस आ जाती है। हर बंदा उसी एसेट क्लास को लेना चाहता है। वो कहते हैं ना बफे साहब, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब इस स्टेटमेंट में अदर्स कौन है? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमें छोड़ के बाकी सारे अदर्स, जबकि वी आर अ पार्ट ऑफ दैट अदर्स बंच ओनली। वही, क्योंकि जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट चला गया, जहाँ वैल्यूएशन में रैली दिख गई, हम सारे एक हॉट बिहेवियर में उधर ही जाने लगते हैं। और इसी गलती को न करें, इसके लिए ये मल्टी एसेट फंड होता है। अब बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड एफओएफ और जो आईसीआईसीआई का पुराना वाला मल्टी एसेट फंड है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो साइज़ का है। अगर एक पुराना फंड जो मोर देन 60,000 करोड़ के ऊपर का है, उसमें अगर आपको इक्विटी, बॉन्ड या गोल्ड से कोई एक्सपोजर काटना हो या बढ़ाना हो, सो इवन अ सिंगल परसेंटेज विल होल्ड अ लार्ज चंक ऑफ मनी। और ये रेसिस्ट करता है ऐसे रोटेशन को फ्रिक्वेंटली करने में। बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे बोर्ड बैठते हैं, अप्रूवल होते हैं, तब जाके इस डिसीजंस को लिया जाता है। प्लस जो मल्टी एसेट कैटेगरी वाला एनएफओ है दैट इज मोर अग्रेसिव देन दिस मल्टी एसेट एक्टिव एफओ है। कंजर्वेटिव रहेगा, हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, थोड़ा प्रोपोर्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। इसमें इक्विटी 30 से 80% का रेंज है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन फंड मैनेजर कैन कट डाउन और एनहेंस द एक्सपोजर। डेट में 10 से 60% जा सकते हैं और सिल्वर और गोल्ड में 10 से 30% जा सकते हैं। इसका मतलब 10% रिसर्च मेटल होना ज़रूरी है इसमें। इवन ग्लोबल एक्सपोजर
अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट इसमें लिया जा सकता है। हर बात के ऊपर एक बात कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसमें नॉन आईसीआईसीआई फंड्स में भी कुछ एक्सपोजर ले सकता है, अगर इसके फंड मैनेजर को लगता है कि दैट इज रिलेवेंट टू टेक। किन इन्वेस्टर्स को इस फंड में एक्सपोजर लेना चाहिए? तो भाई जो एक ऑप्टिमम सा रिटर्न चाहते हैं 10 से 12% का, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या बहुत मॉडरेट लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम बार बार ब्रेन न लगाएं, एक नो ब्रेनर फंड हो, अनकॉन्स्ट्रेंट फंड हो जिसमें फंड मैनेजर अपने आप रोटेशन और रिबैलेंसिंग की स्ट्रेटजी को पूरा कर ले। टैक्स का ध्यान रखिएगा, 24 महीने में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि डिफरेंट है नॉर्मल इक्विटी फंड से जहां 12 महीने का लगता है। सो आपका 24 महीने के ऊपर का होरिजन हो टैक्स के लिहाज से, तभी इसमें निवेश करेंगे। मनोवांछित रिटर्न पाने के लिए किसी भी इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स पे 36 महीने से 60 महीने का टाइम होरिजन होना चाहिए। सेक्टर की रोटेशन भी कर लिया और टैक्स भी न लगा, दैट्स द बिगेस्ट यूएसपी। इनसाइड द फंड मैनेजर जितनी बार भी रोटेशन करेगा आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे अगर कोई ऐसी क्वेरी है आपकी जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया है, कोई ऐसी उलझन है जिसका जवाब आप चाहते हैं, हमारे नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। पुराने पोर्टफोलियोज को फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, कैसे रिव्यू किया जाए, कैसे रिबैलेंसिंग किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए शबा खैर।